अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा 11th चैप्टर बायो स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा हैंडलिंग। अगर आपने पूरे साल नहीं पढ़ा तो कोई मसला नहीं, ये लेक्चर हमने इसलिए तो आपके लिए निकाला है। इसमें बायो और मैथ सब कुछ है, तो ध्यान से आपने ये सुनना है। ये हमारा 11वां और आखिरी वन शॉट लेक्चर है हमारी क्लास 10 बायोलॉजी का। तो भले आपने पूरे साल नहीं पढ़ा तो कोई मसला नहीं, ये 2 महीने इसलिए हैं ताकि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें, और आपके लिए वन शॉट लेक्चर इसलिए डाल रहे हैं ताकि आपके भी पेपर में अच्छे मार्क्स आ सकें। बस आपने ध्यान से सुनना है और मेहनत करनी है बस। साथ में आपकी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमने कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, यहाँ पे हमने नोट्स डाले हैं आप लोगों के लिए फ्री के। आप इसको जाके खोलेंगे तो आपके पास गूगल ड्राइव की लिंक खुलेगी, उसमें नोट्स पड़े हुए हैं तमाम के तमाम सारे टॉपिक्स के, सब्जेक्ट्स के। और ये कोई एमी नोट्स नहीं है, ये हमारे बैच के जो 300 बच्चे जिनके 90% से ज़्यादा मार्क्स आए थे उनके नोट्स हैं, हमने कंपाइल करके डाले हुए हैं ताकि आप भी है ना एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। ये 2025 के हमारे बैच के टॉपर बच्चों के नोट्स हैं, तो वो नोट्स जाके आप खोल लें। और साथ में आप हमारी बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप भी उन बच्चों की तरह आप 90% मार्क्स ला सकें। हम A to Z आपको सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर, और साथ में 3 गेस्ट पेपर्स भी देते हैं विद स्पेशल एग्जाम राइटिंग सेशंस। इसलिए तो हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% मार्क्स आते हैं। हमारे पास पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी यहाँ पे पढ़ी हुई है। तो बैच ज्वाइन करने के लिए आपको 800 रुपये सिर्फ एक सब्जेक्ट के, और अगर आप सारे सब्जेक्ट्स लेते हैं 7 के 7 सब्जेक्ट्स तो उसके 3000 रुपये। 2 महीने में हम आपको जीरो से हीरो बनाएंगे ताकि आप भी 90% मार्क्स ला सके सारे सब्जेक्ट्स में। बैच अगर आपको ज्वाइन करनी है, इस नंबर पे आप मैसेज कर लें हमें, और ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा हुआ है, आप हमें मैसेज कर लें, हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी रिवीजन बैच में। सो अब हम शुरू करते हैं हमारा आखिरी चैप्टर बायोस्टैट्स एंड डेटा हैंडलिंग का वन शॉट लेक्चर, और सिलेबस को ख़त्म करते हैं। आखिरी चैप्टर जो है वो है बायोस्टैटिस्टिक्स एंड डेटा हैंडलिंग। ये हम शुरू करेंगे आज। ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा हटके है बाकी सब चैप्टर से। क्यों? क्योंकि इसमें खाली बायोलॉजी नहीं आ रही, और बायोलॉजी के साथ जो आ रही है ना वो आ रही है एक तो मैथ्स और साथ में स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, मैथ्स भी आ रही है और स्टैट्स भी आ रही है, और इसमें बायो है। बायो की अलग अलग फील्ड्स आ रही हैं, जैसे क्लास 9 में हमने अलग अलग फील्ड्स पढ़ी थी ना बायोलॉजी, तो इसमें भी है ना बहुत सारी फील्ड्स आती है, सिर्फ एक फील्ड नहीं आती बायोलॉजी की। इसमें आपकी एपिडेमियोलॉजी आ जाती है, इसमें आपकी पब्लिक हेल्थ आ जाती है, उसमें जेनेटिक्स भी आ सकती है, और बहुत सारी फील्ड्स है ना इसमें आ सकती हैं। ठीक है, बायोस्टैट्स जो है, जैसे ये चैप्टर का नाम है बायो और स्टेटिस्टिक्स, ये बनता कैसे है? बायोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स को मिला के इसमें हम बायोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स दोनों एक साथ पढ़ने वाले हैं, और ये यूज़ कैसे की जाती है। तो बेसिक एग्जांपल आपकी जो बायोस्टैट्स है, तो आज से 6 साल पहले कोरोना वायरस आया था, एंड कोविड आया था, और कोरोना वायरस था वो फैल रहा था पूरी दुनिया में। ठीक है, तो जब कोरोना आया था तो हमने क्या किया था कि ऐसे ही ग्राफ्स आ रहे थे, हम ग्राफ्स बना रहे थे कि अच्छा रोज़ कितने कोविड के केसेस आ रहे हैं कितनी जगहों पे, और कितनी डेथ्स हो रही हैं, कितने लोग वापसी कोरोना वायरस से रिकवर हो रहे हैं। तो अगर हम जैसे यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में अराउंड 700 मिलियन कोरोना के केसेस हुए थे, जिसमें से सबसे ज़्यादा अमेरिका में हुए थे, फिर इंडिया में, फिर फ्रांस, फिर जर्मनी, ऐसे ही बहुत सारे केसेस हुए थे। तो अब जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस की जो बात हो रही है वो किस में आ रहा है? बायोलॉजी की फील्ड में आ रहा है ना, वायरस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि वायरस फैल कैसे रहा है। तो अगर आप ये देखें, ये ग्रीन लाइन कौन सी है? ये अमेरिका की लाइन है, ये दिखा रहा है कि आपके पास कितने केसेस थे अमेरिका में। तो अगर आप 7वें दिन पे देखते हैं तो यार 80,000 केसेस थे, लेकिन अगर आप जाते हैं बहुत आगे 1000 दिन पे आते हैं तो देख रहे हैं कितने ज़्यादा केसेस हो गए हैं, ये हो गए आपके 103 मिलियन। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं सिर्फ कि डे नंबर 100, यहाँ पे डे नंबर 10 था, यहाँ पे हाँ डे 7 कर लेते हैं यार, डे 10 ये रहा 140,000। ठीक है, 140,000 कोरोना की केसेस थे किधर? अमेरिका में। लेकिन अगर हम आते हैं डे नंबर 1000 पे, मतलब 900 दिन बाद, और तो अमेरिका में पता नहीं 100 मिलियन केसेस हो गए थे।
तो इसमें अब दो चीज़ें आ रही हैं। नंबर वन, एक तो आपकी बायोलॉजी आ रही है, कौन सी, पब्लिक हेल्थ आ रही है इसमें। आपकी वायरसेस, उसके बारे में बात हो रही है कि अच्छा आपकी जो पब्लिक है, जो दुनिया भर है, वो कैसे अफेक्ट हो रही है, एक तो वो। दूसरा ये आ रहा है कि आप ये स्टडी कर रहे हैं कि यार कोरोना वायरस में ना कैसा फैल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, ये रुक ही नहीं रहा। अगर आप यहाँ पे आते हैं, इंडिया में देखते हैं, इंडिया में ये देख रहे हैं, ये है ना ग्राफ सीधा हो गया। शुरू में ऐसे ही बहुत बढ़ रहा था, लेकिन बाद में जाके इंडिया में ऐसे ही सीधा हो गया। यहाँ पे भी देखिए ब्राजील में थोड़ा सीधा होता होता गया। ये ईरान है, ईरान में है ना ऐसे ही बढ़ के फिर है ना सीधा हो गया था। तो ये हम चीजें यहाँ पे देख रहे हैं कि अच्छा ये ग्राफ कैसे बढ़ रहा है, कोरोना कैसे फैल रहा है, कोविड कैसे फैल रहा है, ये हम स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें एक तो आपकी बायो आ गई कि यार कोरोना वायरस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, कैसे फैल रहा है, लोग कैसे अफेक्ट हो रहे हैं। ये तो अभी हमने सिर्फ केसेस देखे हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि अच्छा कितने लोग मर गए, कितने लोग रिकवर हो गए, कितने लोग थे उनको बुखार हो रहा था। ऐसे ही बहुत सारे ग्राफ्स बन सकते हैं, हम नंबर्स बहुत सारे आ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैथ्स की आती है फील्ड यहाँ पे, या स्टैट्स की। वो कितनी आ रही है यहाँ पे, क्यों आ रही है, प्रिडिक्शन करने के लिए कि अच्छा मैं ये करता हूँ। एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं ये वाला इंडिया का। इंडिया में यहाँ पे देख रहे हैं ये ग्राफ ऐसे ऊपर ऊपर जा रहा था, फिर सीधा हो गया, फिर बहुत अचानक से ऊपर हो गया। मतलब यहाँ पे है ना अराउंड डे नंबर 340, 340 दिन पे कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से केसेस ऐसे ही बहुत ऊपर बढ़ गए। अगर आप ये ग्राफ देखें, पहले ऐसे यूं कम थे केसेस, मतलब यहाँ पे देखें इतने ज्यादा नहीं बढ़ रहे, 9 मिलियन के राउंड है, लेकिन ऐसे यूं चढ़ गए ऊपर केसेस। तो ये क्या हुआ यहाँ पे, ये है ना मैथ्स हमें बताती है। यहाँ पे मैथ्स हम देख के बता सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे कुछ हुआ है। शायद है ना गवर्नमेंट ने बोला कि आप है ना बाहर जाके घूमो फिरो, गवर्नमेंट ने बोला आप स्कूल जाओ, अब छुट्टियां नहीं है, तो लोग ज्यादा फैल रहे हैं, उसकी वजह से केसेस बहुत बढ़ गए। फिर उन्होंने कहा यार चलो लॉकडाउन लगाते हैं, लॉकडाउन लगाया, चलो केसेस कम होने लग गए। तो ये हमें कैसे पता चल रहा है, ये हमें मैथ्स और स्टार्ट से पता चल रहा है। इससे हम डेटा को स्टडी कर सकते हैं, स्टडी कि अच्छा डेटा हो क्या रहा है, कि कोरोना है वो कैसे बढ़ रहा है। ठीक है, एनालिसिस कर सकते हैं कि अच्छा कोरोना यहाँ पे क्या बढ़ेगा या कम होगा, क्या होगा, और प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, कि वही कि डेटा क्या आपका क्या बता रहा है कि कोविड के केसेस बढ़ेंगे, कम होंगे, क्या होगा। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है आपको मैंने दी। ठीक है, और क्या एग्जाम्पल्स होती हैं, जैसे कि अगर आप छोटे होते होंगे तब आपके पास है ना कोई अस्पताल में आपको पोलियो के कतरे पिलाए जाते थे, पोलियो ड्रॉप्स। ठीक है, पोलियो एक बीमारी होती है और उसकी एक वैक्सीन होती है। ठीक है, उसमें क्या किया जाता है कि ये जो लिक्विड होता है ना, ये जब आप छोटे होते होंगे तो ऐसे ही आपके घर पे आते होंगे और ये है ना आपको ऐसे थोड़े से कतरे पिलाते थे। इन कतरों से क्या होता था कि अब आपको पोलियो नहीं होगा जिंदगी भर, जिंदगी भर आपको कभी पोलियो होगा नहीं। पोलियो एक है ना बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तो जब आप छोटे थे आपके घर पे वो आए और उन्होंने आपको ये पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए। ठीक है, कुछ है वो पोलियो के इंजेक्शन भी लगाते हैं। तो इंजेक्शन क्या होता है, ये ऐसे ही ये वैक्सीन होती है। वैक्सीन आपको पता होना चाहिए, क्लास 10 में आ गए आप। लेकिन जब आप छोटे होते थे आपको इंजेक्शन लगाए जाते थे पोलियो के और भी बहुत सारी बीमारियों के, या फिर आपको ड्रॉप्स पिलाए जाते थे ऐसे ही। तो इसमें आप देख रहे हैं क्या आ रहा है, वापसी बायो आ रही है कि अच्छा देखें वापसी एक और है ना बीमारी आ गई, एक डिजीज या वायरस या कुछ आया। ठीक है, तो ये आपकी बायोलॉजी फील्ड आ रही है। फिर उसके बाद कुछ ना कुछ नंबर्स आ रहे हैं। नंबर्स कौन से आ रहे हैं, अच्छा मैं आपको कितने पोलियो के कतरे पिलाऊं, वो ज्यादा तो नहीं पिलाना चाहता ना आपको, उतने सही नंबर कितने होंगे। या फिर अगर मैं आपको इंजेक्शन लगा रहा हूँ, यहाँ पे इंजेक्शन पे देखें क्वांटिटी है ये 1 2 3, मैं कितनी लगाऊं, 3 लगाऊं या और ज्यादा बड़ा इंजेक्शन लूँ या और छोटा इंजेक्शन लूँ। तो ये नंबर्स जिससे क्या आ रही है, आपकी क्वांटिटी हो गई, आप प्रेडिक्ट कर रहे हो, या फिर आप स्टडी या एनालिसिस कर रहे हो, या फिर आप स्टडी कर रहे हो। ये क्या आ रही है, ये आपकी मैथ्स या स्टेटिस्टिक्स की फील्ड है। ठीक है, तो जो आपका बायो स्टेटिस्टिक्स है ना, ये जो चैप्टर ये देखिए ना यहाँ पे बायो स्टैट्स एंड डेटा हैंडलिंग, डेटा हैंडलिंग, आप डेटा को स्टडी कर रहे हो, यहाँ पे डेटा को देख रहे हो कि अच्छा डेटा आपका कैसा है। ये जो कोविड का ग्राफ अभी हमने देखा था ये कैसे बढ़ रहा है, क्या लॉकडाउन यहाँ पे लगा था, क्या मुल्क में लोग कोविड के मास्क पहनने थे या नहीं। ये चीज़ें आपको है ना इस फील्ड से पता चलती हैं, बायो स्टेटिस्टिक्स एंड डेटा हैंडलिंग में। अब मैंने आपको बहुत बेसिक एग्जांपल्स दिए हैं, अभी जाके और जैसे जीन्स और साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं रिसर्च में, अगर आप आगे जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए इस फील्ड में।
ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो देखें यहाँ पे डेफिनेशन के हिसाब से एप्लीकेशन ऑफ स्टेटिस्टिकल मेथड्स मतलब जो आपके फॉर्मूला होते हैं, मैथ्स के फॉर्मूला, स्टैट्स के फॉर्मूला जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, लेकिन मैथ्स भी आप पढ़ते आ रहे हैं, अभी कंपलसरी सब्जेक्ट है आपका, तो उसमें आपने है ना बहुत सारे फॉर्मूला पढ़े होंगे। वो फालतू के फॉर्मूला नहीं है, वो हर जगह काम पे आते हैं। जिंदगियां रोज हर साल है ना बचती हैं, काफ़ी रोज बहुत सारी बचती हैं, साल तो दूर की बात है। तो ये चक्कर है, ठीक है। तो बायोस्टैट्स होगी एक एप्लीकेशन ऑफ स्टेटिस्टिकल मेथड्स, मतलब वही आपके फॉर्मूला हो गए मैथ्स के और स्टैट्स के, ठीक है। ये आपने है ना फॉर्मूला और थ्योरी आपने लगाई कहाँ पे, टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट द फाइंडिंग्स ऑफ बायोलॉजिकल, मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। अब इसका मतलब क्या है, ये है ना थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। ये डेफिनेशन है, लेकिन इसका मतलब क्या है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कोरोना वायरस की, क्या कोरोना आपका अभी बढ़ेगा या कम होगा, या फिर आपने अभी लॉकडाउन लगाया, लॉकडाउन से कोई फायदा हुआ, या लोग असल में घर पे बैठे हैं, लॉकडाउन आपने सही से भी लगाया या नहीं, ठीक है। ये कोरोना के की एक एग्जांपल है, ठीक है। बाकी और बहुत सारी है, लेकिन कोरोना आप लोगों को पता है 6-5 साल पहले है ना अभी हुआ था कोरोना, तो हर कोई बता सकता है उसके बारे में। बाकी और भी बहुत सारी होती हैं, जैसे जब आप गिरते हैं, या फिर एक काम करते हैं, हाँ, आपने है ना दवाइयाँ देखी होंगी, जैसे ब्रूफेन, ब्रूफेन की टैबलेट्स होती हैं, ठीक है। अब आपको ब्रूफेन की जो टैबलेट्स मिलती हैं, ये आप क्यों खाते हैं, जब आपको सर में दर्द होता है, या फिर कोई आप बीमार हो जाते हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ब्रूफेन जो है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिलीव्स पेन, रिड्यूसेस फीवर एंड ट्रीट्स इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन को छोड़ देते हैं, लेकिन ये देखें अगर आपको सर में दर्द हो रहा है या कहीं जिस्म में कहीं भी आपको दर्द हो रहा है, तो आप इसको खा लेते हैं। फिर अगर आपको बुखार हो रहा है, तो चले आपने है ना ये खा ली ब्रूफेन, उससे है ना आपका बुखार उतर गया, ठीक है। ये आप है ना ब्रूफेन तब खाते हो। अब यहाँ पे देखिए ना ब्रूफेन साइज लिखा हुआ है 400 मिलीग्राम। 400 मिलीग्राम क्या है, 400 मिलीग्राम टैबलेट का साइज है। अगर आप टैबलेट्स देखेंगे साइजेस, टैबलेट्स के अलग अलग साइज होते हैं। फिर जैसे ये एक है, ये एक बड़ी वाली टैबलेट है, ठीक है। ये देखेंगे ये अलग एक साइज है, ये और छोटी है टैबलेट। अब ये मुझे बताएं कि डॉक्टर जब आपको कहता है कि आप है ना सुबह को एक टैबलेट खाएं और रात को एक टैबलेट खाएं, उसको कैसे पता कि यार आपने एक एक सुबह को खानी है, एक रात को खानी है। उसने क्या अंदाजा ऐसे ही तुक्का मार दिया क्या? नहीं, उसमें आपकी पूरी मैथ्स लगती है। जो आपके रिसर्चर्स होते हैं, जो आपके बायोस्टैटिस्टिशियंस होते हैं, वो ये पूरी करके रखते हैं कि अच्छा जब बंदे को इतना बुखार है, या फिर अगर बंदे को बुखार है और उसको ये बीमारी है, तो आप उसको है ना इतनी बड़ी वाली टैबलेट्स देंगे, छोटी वाली टैबलेट्स देंगे, रूल्स होते हैं। फिर वो कितनी दफ़ा खाएगा, दिन में 1 दफ़ा खाएगा, 2 दफ़ा खाएगा, या फिर हर 2 दिन में 1 दफ़ा खाएगा, क्या चक्कर होता है। ये कैसे पता चलता है, ये हमें इस फील्ड से ही पता चलता है। जैसे खाना पकाते हैं जब आप, या जब आपकी अम्मा खाना पकाती हैं, तो क्या वो जब लेट्स से चिकन टिक्का पका रही हैं, जो चिकन टिक्का पकाने के वक्त उन वो नापती है ना कि अच्छा मैं इतनी है ना किलो मुर्गी डालूंगी, फिर इतने चम्मच में मिर्च के डाल लिए, फिर कुछ हल्दिया, कितने धनिया पाउडर ये वगैरह, और साथ में कितने काले मिर्च और कितनी क्या कहते हैं नमक कितना डालना है, कितने स्पून डालने हैं, ये सब मेजर करके किए जाते हैं ना। अब वो मेजरमेंट कैसे होती है, अच्छा वो तो उसमें तो टेस्ट होता है कि अच्छा जिसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगे हमें, तो उस हिसाब से हमने कर लिया। लेकिन ये बायोस्टैटिस्टिक्स है, ये यहाँ पे आप है ना बीमारी के साथ खेल रहे हैं। कोरोना हो गया और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, तो आप यहाँ पे क्वांटिटीज कैसे करते हैं, ये पूरी बायोस्टैट्स की फील्ड से निकलती है कि अच्छा आप मैथ्स यूज करते हो ये बताने के लिए कि अच्छा बायो में हमें ये फाइंडिंग्स करनी है, बायोलॉजिकल, मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस की, कि अच्छा बायो में जो भी हम फाइंड करना चाह रहे हैं, मैथ्स लगा के पता चले कि अच्छा कितनी हमें टैबलेट्स खानी है, या फिर कोरोना कल फैलेगा या नहीं फैलेगा। ऐसे यू आप करते हैं बायोस्टैट से डेटा के थ्रू, ठीक है। अब इसमें मेनली जो आती हैं चीज़ें, उसमें क्या है, द कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। अब डेटा को स्टडी करते हैं, कौन सा डेटा होता है, ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होता है। ऑर्गेनिज्म्स क्या होता है, आपकी सारी लिविंग थिंग्स है। आप आ गए इसमें, जानवर आ गए इसमें, आपके बैक्टीरिया आ गए, फंगस आ गया, वायरस भी इसमें आ जाता है। वायरस ऑल दो नॉट अ लिविंग थिंग, लेकिन वायरस भी हम काउंट करते हैं इसमें, ठीक है। आप इस डेटा को स्टडी करते हो, ठीक है। कौन सा डेटा, इन चीज़ों के ऊपर, आपके ऊपर भी डेटा हो सकता है। जैसे अगर आपका बीपी है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हार्ट रेट बीपी डेटा, ठीक है। आप
अगर लेट्स से आपके पास डायबिटीज़ है या फिर आप है ना दिल के पेशेंट हैं, ठीक है, तो आपका क्या होता है कि आपके ना बीपी मापा जाता है कि अच्छा आपका दिल है, उसका बीपी क्या है, ठीक है। तो ऐसे ही डेटा कलेक्ट किया जाता है। फिर उस डेटा को देख के आप है ना फाइंड आउट करते हैं कि अच्छा इस बंदे को डायबिटीज़ है या नहीं, क्या इस बंदे को स्ट्रेस है या नहीं, या फिर क्या इसको कोई हार्ट अटैक आने वाला है या नहीं। ये डेटा के थ्रू आता है। डेटा वो किस चीज़ों का होता है, कभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें इंसान आ गया, बैक्टीरिया आ गया, जानवर आ गए, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती है, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, उस डेटा को लेके आप है ना सॉल्यूशंस निकालते हो कि अच्छा चलो मैंने डेटा देखा यार ये भाई साहब बहुत बीमार है, अब इनको मैं कितनी टैबलेट्स दूं, कितनी गोलियां दूं मैं इनको, ब्रूफेन की, पैरास्टामोल की या कोई और भी, ठीक है। तो ये है ना एग्जाम्पल है, मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, यहाँ पे अल्फाज बहुत मुश्किल मुश्किल लिखे हुए हैं, लेकिन एग्जाम्पल्स के थ्रू आप समझ सकते हैं कि अच्छा क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये डेफिनेशन है यहाँ पे, ठीक है। बायोस्टैट्स की जो फील्ड है वो मल्टीपल फील्ड्स में आ जाती है, ठीक है। लाइफ साइंसेस जिसमें हेल्थ आ गया, मेडिसिन आ गया, एग्रीकल्चर आ गया, ठीक है। हेल्थ में वापसी, हेल्थ का मैंने आपको बताया, कोरोना वायरस हो गया, या पोलियो हो गया आपको, ठीक है। मेडिसिन हो गया, मेडिसिन में अगेन जब आप वैक्सीन लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, या फिर अगर आप ब्रूफेन की टैबलेट्स हो गई कितनी लेनी चाहिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सिर्फ ये तो मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूँ। और एग्रीकल्चर भी आ गया, कितना फर्टिलाइज़र आपको डालना चाहिए, जो आपके जो फार्म्स होते हैं, जब आप क्या कहते हैं, चावल हो गए, कॉर्न्स हो गए, या फिर ये सारी चीज़ें जो आप ग्रो करते हैं, शुगर केन, गन्ना वगैरह, तो उसको कैसे हम ग्रो करें कि है ना वो हेल्दीली ग्रो करें, ठीक है। ये भी इसमें आता है एग्रीकल्चर। फिर उसके बाद बायोस्टैट्स हेल्प इन एस्टिमेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर, पोल्ट्री एंड डेयरी फार्मिंग। कि अच्छा हम बायोस्टैट्स को यूज़ करके हम ये देखेंगे अच्छा हमें कितना है ना फर्टिलाइज़र देना चाहिए। फर्टिलाइज़र तो आप लोग को पता होना चाहिए, फर्टिलाइज़र क्या होता है। फर्टिलाइज़र की कोई बोतल यहाँ पे, ये फर्टिलाइज़र होता है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये आप है ना पौधों को देते हो ताकि पौधे हैं ना ये न्यूट्रिएंट्स ले सकें, फिर है ना वो ज़्यादा और बेहतर ग्रो कर सकें। आपके जो फिर पौधे होंगे वो ज़्यादा ग्रीन होंगे, ज़्यादा उसमें जो लेट्स से अगर चावल निकलेंगे या अगर फल निकलेंगे, सब्जियां निकलेंगी, वो ज़्यादा मोटी होंगी, ज़्यादा और बड़े जल्दी ग्रो होंगे। ये फर्टिलाइज़र होता है। अब आपने कितना फर्टिलाइज़र देना है, आपने कितना पानी देना है पौधे को, ये आप कैसे पता करते हैं, ये भी बायोस्टैट्स में आ जाता है थोड़ा सा, ठीक है। एग्रीकल्चर इसमें आती है। आप डेटा को लेते हो, डेटा को स्टडी करते हो, ठीक है। तो इसमें आपकी ये आ गई। फिर इट इज़ यूज्ड इन मल्टीपल एरियाज ऑफ पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ में मैंने अभी आपको बताया कोरोना वायरस एक बड़ी चीज़ थी। उसके अलावा डेंगी हो गया, मलेरिया हो गया, ये जो सारी बीमारियां आती रहती हैं। अभी हमने जो वैक्सीन देखी थी, पोलियो की देखी थी, बहुत सारी, ठीक है। तो इसमें है ना आप क्या करते हैं कि आप डिजीज़ आउटब्रेक्स, अच्छा देखते हैं क्या कोरोना भी फैला, तो ठीक है, मलेरिया फैला भी, ठीक है, क्या चक्कर है। फिर आप देखते हो ट्रेंड, उसका देखते हो ट्रेंड, मतलब कि क्या वो बढ़ेगा, क्या अब कोरोना कम होगा, ऐसी ही चीज़ें। फिर आप ये देखते हो कि आप उसको अवॉइड कैसे कर सकते हो कि अच्छा कोरोना फैल रहा है, कम कैसे करें, और क्या वो फ़ायदा भी हुआ उसका या नहीं। अगर मैंने लॉकडाउन अभी लगाया, आप सबको बोल दिया कि घर पे बैठो ताकि कोरोना फैले नहीं, तो मुझे कैसे पता कि कोरोना असल में फैल नहीं रहा। तो आप जाके देखते हो डेटा के थ्रू, ठीक है। फिर आते हो कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्टैट्स की स्टडी, ठीक है। उसमें जो बायोस्टैट स्टैटिस्टिक्स होती है उसमें ना स्टेप्स क्या होते हैं, तो देखिए स्टेप नंबर 1 होता है कि आप प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। आपको कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो प्रॉब्लम में भी हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस की हैं, कोरोना हो गया, पोलियो हो गया, जेनेटिक्स हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है। आप प्रॉब्लम देखते हो। फिर उसके बाद दूसरा आप ये करते हो, एक्सपेरिमेंट बनाते हो कि अच्छा मैं कौन सा एक्सपेरिमेंट करूं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट क्या, आपको एक एक नई टैबलेट बनानी है जिससे है ना लोग वो खाएं और उनका बुखार जल्दी से ख़त्म हो जाए। क्या आप एक ऐसी टैबलेट बनाना चाहते हो, कोई गोली बनाना चाहते हो, नई ब्रूफेन बनाना चाहते हो, क्या आपने, या फिर क्या आप एक नया फर्टिलाइज़र बनाना चाहते हो, या फिर आप कोई एक नया ड्रग बनाना चाहते हो, कोई एक नई वैक्सीन बनाना चाहते हो, क्या करना चाहते हैं आप, ठीक है। ये है ना आप डिसाइड करते हैं। फिर तीसरा होता है कि आप डेटा को लो। अच्छा डेटा लेके हम ये देखें कि अच्छा डेटा को लेके आप उसको स्टडी करते हो, एक्सपेरिमेंट्स एंड एनालाइज इट, ठीक है। डेटा जो आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि चले मैंने है ना अभी एक ब्रूफेन की टैबलेट बनाई नई वाली, मैंने खुद की है ना नई ब्रूफेन की टैबलेट इजाद कर ली। अब वो मैं है ना क्या करता हूँ कि जाके लोगों को देता हूँ। अब मैं हर किसी को मार्केट में ऐसे नहीं बेच सकता,
मुझे क्या पता क्या टैबलेट असल में काम की भी है या नहीं। तो मैं ये करता हूँ कि मैं थोड़े से लोग लेता हूँ, ठीक है। मैंने एक्सपेरिमेंट एक डिज़ाइन किया, उस एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या किया कि 100 लोग लिए फॉर एग्जांपल, और उन 100 लोगों को मैंने एक नई है ना गोली दे दी, ठीक है। ब्रूफिन की जगह इसको नाम हम दे देते हैं ड्रूफिन, ठीक है। ये पता नहीं, एक हमने बोला हमें ना एक नई है ना दवाई इजाद करें, और ये हमने है ना दवाई दे दी 100 पेशेंट्स को, ठीक है। और अब मैं देखता हूँ कि यार अच्छा 100 पेशेंट्स में से जो आपके 98 पेशेंट्स थे, ठीक है, 98 पेशेंट्स की बीमारी खत्म, ठीक है। लेट्स से हमने है ना एक बीमारी सॉल्व करनी है या फिर उनको बुखार हटाना है, जो भी, 98 के खत्म हो गए। हमने बोला यार फर्स्ट क्लास हो गई, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी है। लेकिन हमें साथ में ये भी पता चलता है कि जो 98 थे उनकी बीमारी तो सही हो गई, लेकिन 2 लोग थे वो मर गए। ये तो बुरा है। अगर हमारे पास नॉर्मल ब्रूफिन है या फिर जो नॉर्मल पैरास्टामोल है, वो तो लोगों को नहीं मारती, मतलब ये हम यूज़ नहीं कर सकते, इससे चांस है कि लोग मर जाएंगे। ये मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। ये तो एक एग्जांपल है, ऐसी बहुत सारी ज़ारो होती हैं जो है ना आप कंसिडर करते हो। लेकिन आपने देखा कि यार आपने एक नई दवाई बनाई, उससे 98 लोग की बीमारी खत्म हो रही है, लेकिन यार 2 लोग मर भी रहे हैं, तो क्या ये असल में काम की भी है या नहीं। ऐसे ही आप डेटा को लिखते हो और इससे आप क्या करते हो, आप इंटरप्रेट करते हो रिजल्ट्स, ठीक है। आपने डेटा कलेक्ट किया, आप इंटरप्रिटेशन करते हो, डेटा को स्टडी करते हो कि यार अच्छा मैंने एक एक्सपेरिमेंट जो कंडक्ट किया है क्या वो काम का भी है या नहीं, ठीक है। फिर आखिर में जाके आप नए टूल्स बनाते हो, ठीक है। नए टूल्स कुछ भी हो सकते हैं, आपके हार्डवेयर भी हो सकते हैं या सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं। हार्डवेयर में फॉर एग्जांपल आपने बीपी अपैरेटस देखा होगा, ठीक है। आपने बोला कि यार मैं है ना बीपी मेजर करना चाहता हूँ लोगों का। बीपी मेजर करने के लिए आपने है ना एक नई डिवाइस बना ली, ठीक है, ये लो काम हो गया। आपने बोला कि यार मुझे लोगों के है ना जीन्स पढ़ने हैं, ठीक है, डीएनए पढ़ना है लोगों का। तो लोगों का डीएनए पढ़ने के लिए अम, कौन सी मशीन थी, मैं मशीन का नाम भूल गया, माइक्रो अरे था आई थिंक, हाँ डीएनए माइक्रो अरे, ठीक है। आपने बोला मुझे है ना इंसानों का डीएनए पढ़ना है, ठीक है। डीएनए पढ़ने के लिए आपने है ना, लो जी, आपने है ना ये डीएनए माइक्रो एरे बना लिया। ये है ना बहुत आगे की कहानी है, ये आप यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ेंगे या फिर अपने है ना इंटर में पढ़ेंगे। लेकिन ये आपने एक नई है ना चीज़ बना ली, ये डीएनए माइक्रो एरे टेक्नोलॉजी। इसके थ्रू क्या कर रहे हैं आप है ना लोगों का डीएनए पढ़ रहे हैं। अच्छा देखें कौन सी बीमारी है, क्या डीएनए है, क्या चक्कर है, ठीक है। तो ये है ना, आप नए टूल्स बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, हार्डवेयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये है, चले हमने इतना तो कवर कर लिया ये जो पूरा था। अब हम ये देखें कि ये जो आपकी बायोस्टैट्स की फील्ड है, ठीक है, ये कहाँ यूज़ की जाती है। अभी हमने बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े हैं, कोरोना, मलेरिया, पता नहीं क्या क्या क्या। किताब में क्या लिखा हुआ है, एक तो एग्रीकल्चर जो हमने अभी है ना थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि अच्छा चलें एग्रीकल्चर और कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग मतलब जो गाय भैंस वगैरह बकरियाँ हो गई, उसको आप है ना पालते हैं ताकि फिर मुर्गियाँ भी हो गई, आप जिससे आपको दूध मिले और अंडे मिले, और ये करके फिर आखिर में जब आपकी मुर्गी बड़ी हो जाती है तो आप उसको है ना फिर बेच देते हैं मार्केट में, जहाँ पे उसका है ना हलाल करके उसको है ना चिकन टिक्का सब चीज़ें पकाई जाती हैं। तो अब बायोस्टैट्स यहाँ पे किस चीज़ में यूज़ होती है, एग्रीकल्चर में डिमांड्स देखने के लिए कि अच्छा पॉपुलेशन कितनी है हमारी। लेट्स से अभी हम कराची लेते हैं फॉर एग्जांपल, कराची की जो आबादी है अराउंड 28 मिलियन है आई थिंक। पॉपुलेशन ऑफ कराची 2025 करते हैं, अंदाजन 28 मिलियन के अराउंड है। कितनी है, 18, अच्छा 18, 1 मिनट डिजिट गलत कर लिया, चले 20 मिलियन कर देते हैं, ठीक है। और पूरे पाकिस्तान की 250 से 30 मिलियन के बीच में पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान 2025, ठीक है, कितनी है, हाँ 250। इसको है ना फिलहाल 250 मिलियन, ठीक है। पूरे पाकिस्तान में सॉरी पूरी कराची में 20 मिलियन लोग हैं, पूरे पाकिस्तान में 250 मिलियन लोग हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि जो 20 मिलियन लोग हैं, अब मुझे ये बताएं कि कितना दूध कंज्यूम किया जाता है। अगर मैं बोलूं कि हर बंदा रोज लेट्स से
आधा लीटर दूध पीता है, ठीक है, रोज। तो मतलब आपने 10 मिलियन लीटर, ठीक है, 10 मिलियन लीटर दूध चाहिए। 10 मिलियन लीटर कितना होता है? जब आप एक ऑल्फर का पैकेट लेते हैं ना, ऑल्फर 1 लीटर पैकेट, ठीक है, ये आपका कहाँ गया, ये एक पैकेट है, इसमें 1 लीटर है। ऐसे आपको 10 मिलियन चाहिए रोज। एक एक महीने या एक साल की बात नहीं हो रही, रोज की बात हो रही है। तो आपने रोज कितना, 20 मिलियन आबादी के लिए, 20 मिलियन, ये सिर्फ कराची की अभी बात हो रही है बाय द वे। 20 मिलियन जो कराची के लोग हैं, उनको 10 मिलियन लीटर दूध चाहिए। तो अब मुझे बताएं कि 10 मिलियन लीटर दूध मुझे कितनी गायों से गायें कितनी मुझे चाहिए होंगी फिर। अगर मैं कैटल फार्मिंग करता हूँ, काऊ, ठीक है, तो दूध कहाँ से आता है? गायों से आता है ना। तो अब मुझे बताएं कि मुझे कितनी गायें रखनी पड़ेंगी। मैं लेट्स से सिंध की गवर्नमेंट हूँ, अम, किसी को भी उठा लें, अल्ताफ़ हुसैन, बिलावल भुट्टो, जो भी, ठीक है, जो भी सिंध को अभी कर रहा हो, मेन इसको देख रहा हो, वो बताएं, वो डिसाइड करे कि यार अच्छा मुझे कराची में या सिंध में कितनी गायें रखनी पड़ेंगी जिससे मेरे पास 10 मिलियन लीटर दूध आए। ये कहाँ से पता चलता है? हमें बायोस्टैट्स की फील्ड से पता चल गया, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल हो गई। फिर आपकी पॉपुलेशन बढ़ती भी जाती है, पॉपुलेशन कभी कांस्टेंट नहीं रहती है, ठीक है। और फिर अच्छा, साथ में अब पूरे पाकिस्तान में कितनी गायें चाहिए? चलें, अगर हमारे पास लेट्स से गायें कम पड़ी हुई है, फिर बाकी दूध हमें फिर बाहर मुल्क से मंगवाना पड़ेगा। पास में जैसे आपको दुबई हो गया, चाइना हो गया, ईरान हो गया, और क्या हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, श्रीलंका हो गया, थाईलैंड हो गया, ये अलग अलग मुल्क हैं। यहाँ पे चलो दूध हम उनसे मंगवाते हैं, हम कहीं ऑस्ट्रेलिया से भी मंगवा लें। कितना दूध मंगवाएं? रोज हमें 10 मिलियन चाहिए। तो अब मुझे बताएं कि 10 मिलियन लीटर दूध कोई मजाक नहीं है, बहुत सारा दूध है। तो अब मैं लेट्स से मैंने कैलकुलेशन की और उससे मुझे पता चल रहा है कि यार अच्छा रोज है ना मेरे पास 8 मिलियन लीटर दूध आ रहा है, ठीक है। 8 मिलियन लीटर मेरी है ना गाय हैं उनके थ्रू आ रहा है, ठीक है। तो मतलब मुझे अब इंपोर्ट करना पड़ेगा। मतलब मैं कहता हूँ मैं है ना ऑस्ट्रेलिया से 2 मिलियन लीटर दूध मंगवाता हूँ, ठीक है, ये मैं खरीदता हूँ। और ये रोज की बात है। अब मैं रोज तो नहीं मंगवाऊंगा ना कंटेनर, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक महीने में है ना 30 मिलियन लीटर मंगवा लेता हूँ। ऑस्ट्रेलिया को मैंने ऑर्डर दे दिया, यार मुझे है ना, मैंने कैलकुलेशन की बायोस्टैट्स की मदद से, मुझे है ना 30 मिलियन लीटर दूध चाहिए दिसंबर के महीने में, ठीक है, या जनवरी के महीने में, जो भी, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पे आपकी है ना बायोफील्ड आती है। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है नीड फॉर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। ये इम्पोर्ट, हाँ, जो अभी हमने ऑस्ट्रेलिया से दूध मंगवाया, मतलब हम बाहरी मुल्क से दूध मंगवा रहे हैं, ऐसे हम कहते हैं इम्पोर्ट। इम्पोर्ट में लिख लेता हूँ डेफिनेशन, जिसको नहीं पता जियोग्राफी से, बाइंग, सिंपल करके लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, कॉन्सेप्ट आ सके। बाइंग मटीरियल्स, ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अदर कंट्रीज। फिर एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट उसका उल्टा होता है कि आप सेल करते हो मटेरियल्स फ्रॉम टू आउटसाइड, ठीक है, अदर कंट्रीज। फॉर एग्जांपल, ठीक है, जो अभी हमने कैलकुलेशन की कराची के लिए, ठीक है, लेट्स से हमें रोज चाहिए 10 मिलियन लीटर दूध। हमें पता चलता है कि यार असल में तो हम 12 मिलियन लीटर दूध बना रहे हैं, मतलब हमारे पास रोज 2 मिलियन लीटर दूध एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। अब वो वेस्ट में तो नहीं जाएगा, हम वेस्ट नहीं करना चाहते। मुझे पता है 2 मिलियन लीटर दूध कहाँ जाए। तो हमने बोला नो इश्यूज, हम ऑस्ट्रेलिया को है ना बेच देते हैं, पैसे आ जाए हमारे पास, डॉलर थोड़े से आ जाए हमारे पास, डॉलर की वैसे भी हमारे पास किल्लत पड़ी हुई है। तो हमने क्या कर लिया, बेच दिया, एक्सपोर्ट कर लिया, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, आपकी बायोस्टैट्स की फील्ड आ गई। फिर आते हैं नंबर 2, मेडिकल एंड फार्माकोलॉजिकल रिसर्च। अब इसमें क्या होता है, तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था ना कि चले हम है ना ब्रूफिन की नई है ना दवाई इजाद करते हैं, या फिर हम है ना लेट्स से एक इंजेक्शन नया बना देते हैं, या फिर हमें कोई नया सॉफ्टवेयर बनाना है, कुछ भी। तो ये है ना इसमें आता है आपका मेडिकल एंड फार्माकोलॉजिकल रिसर्च, ठीक है। आप क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स से क्या मुराद, अभी जो मैंने आपको बोला था कि 100 लोग मैंने कोई पकड़े जिनको है ना कोई बीमारी है, और उनको मैंने एक है ना नई दवाई दे दी, ड्रूफिन, ठीक है। ड्रूफिन समझे है ना, एक कोई सी भी है ना बीमारी, चले हम है ना करते हैं बीमारी मलेरिया, ठीक है। मैंने एक है ना टैबलेट बनाई
ड्रूफेन। और मैंने बोला कि यार जो भी मलेरिया के पेशेंट्स है उसको है ना, आप है ना ये दवाई खिलाओ, दवाई खिलाओगे उनका मलेरिया खत्म हो जाएगा। मैंने देखा अच्छा 98 लोग हैं उनका मलेरिया खत्म हो गया, लेकिन 2 लोग उस प्रोसेस में है ना वो है ना मर गए। तो क्या ये मुझे अब लोगों को देनी चाहिए या नहीं? नंबर 1। नंबर 2, लेट्स से मैंने अभी बंदों को बोला कि आप है ना रोज 3 टैबलेट्स खाएं। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला, अभी मैंने 100 के 100 लोगों को बोला कि रोज 3 टैबलेट्स खाओ। फॉर एग्जाम्पल 3 टैबलेट से मैंने देखा कि यार ये रिजल्ट आए हैं, लेकिन मैं ये रोज की बात है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं 100 लोग और नए लेता हूँ, उनको बोलता हूँ कि यार 2 टैबलेट खाओ 3 की जगह। उनको मैंने क्या बोला, यार कम टैबलेट्स खाओ। उससे क्या मेरी ये नंबर ऑफ डेथ्स हैं ये मुझे कम करने हैं, मैं नहीं चाहता कोई लोग मरे। तो मैं ये काम करता हूँ, मैं है ना नंबर ऑफ टैबलेट्स कम कर देता हूँ। क्या पता कम लोग मरे। ऐसे ही है ना एक्सपेरिमेंट में करता हूँ। ये वही कह रहे हैं यहाँ पे हेल्प। अब मैथ्स यहाँ पे यूज करें, अभी तो मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, तुक्के मार रहा हूँ मैं। असल में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। आप जब यूनिवर्सिटी में आएंगे आप रिसर्च पेपर ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अभी मैं सिंपल करके आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप छोटे से बच्चे हैं, अभी क्लास 10 में हैं। लेकिन आप डिज़ाइन करते हैं क्या कि एक्सपेरिमेंट कि अच्छा मैं कितनी दवाइयाँ दूँ। यहाँ पे तो मैंने ऐसे ही यूँ कह दिया 2 या 3 टैबलेट रोज़ दे दो, लेकिन असल में कैलकुलेशन की जाती है, इसमें पूरे फॉर्मूला लगाए जाते हैं। और कंट्रोल स्टडीज, ठीक है, प्रॉपर तरीके से आप है ना चेक करते हो। ऐसे ही तुक्के आप नहीं मारते कि अच्छा चलो उस बंदे को 3 टैबलेट देते, नहीं, पूरी कैलकुलेशन की जाती है, कंट्रोल किया जाता है इसको, ताकि ये सेफ्टी से हो सके, ताकि कम लोग मरें और कम लोग अफेक्ट भी हों। ऐसा नहीं चाहता कि है ना एक बंदे ने टैबलेट खा ली और फिर वो गंजा हो गया, वो तो फिर मसला हो जाएगा ना। ऐसी भी है ना हमें है ना चीज़ें देखनी होती हैं। ये किस चीज़ के लिए, नए डिज़ाइन ड्रग्स, ट्रीटमेंट प्लान और नए इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए, ठीक है। और ये स्पेशली उसमें यूज किया जाता है कैंसर में, ठीक है। तो ये हो गया। फिर तीसरा है एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज एंड पॉलिसी डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें आप है ना डिजीजेस देखते हैं जो आपकी फैलती हैं, जैसे अभी हमने कोरोना की बात की थी ना, या डेंगू हो गया, पोलियो हो गया, ऐसी ही चीज़ें इसमें आप क्या करते हैं, मैथ्स यूज करते हैं। इससे क्या होता है, आप डेटा कलेक्ट करते हो और फिर डेटा आप देखते हो कि अच्छा कोई बीमारी है वो आबादी में फैल रही है या नहीं, जैसे कोरोना फैल रहा था 5-6 साल पहले, ठीक है। तो ऐसे यूं करके आप है ना देखते हो कि अच्छा फैक्टर्स, पैटर्न और रेट ऑफ डिजीज, मतलब कि आपकी बीमारी कितनी फैल रही है, क्या वो फैलना बंद हो गई है या फिर क्या क्या मसला क्या है, आप डेटा को स्टडी करते हो। इससे क्या होता है, फायदा एक ये होता है कि आप है ना फिर उसको फैलने से कम कर सकते हो, ताकि ना फैले नहीं। जैसे हेपेटाइटिस है, ठीक है, या पोलियो हो गया या कोविड-19 हो गया, ठीक है। आपने स्टडी किया, आपने देखा कि अच्छा जब लोग कोविड के मास्क पहनते हैं, अगर आपको याद हो कोरोना मास्क, जब हमने बोला आवाम को कि आप कोरोना के मास्क पहनो, तो उससे क्या हुआ, कोरोना फैलना कम हो गया, ये कोविड का जो मास्क था। तो यही बात है, बायोस्टैट्स के थ्रू हमें है ना मदद पता चली कि अच्छा जब हमने लोगों को बोला कि यार आप है ना मास्क पहनना शुरू करो, तो हमने डेटा कलेक्ट किया, हमने देखा कि अच्छा नहीं, कोविड अब कम फैल रहा है, मतलब हमने और भी लोगों को बोला अब है ना आप मास्क पहनो, ठीक है। इससे क्या होता है, फिर गवर्नमेंट होती है और जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस है, अभी आपको मास्क पहनने के लिए किसने बोला था, गवर्नमेंट ने बोला था ना कि आप जब भी जाए बाहर मास्क पहने, घर आए वापसी हैंड वॉश करें वगैरह। तो वो गवर्नमेंट को कैसे पता चला, वो आपके बायोस्टैटिस्टिक्स से उन्होंने बताया कि अच्छा आप ये करो, ये पूरी मैथ्स एनालिसिस सब डेटा को स्टडी करके सब उधर के पता चला, ठीक है। फिर है आपका मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, ठीक है, ये वही ऑलमोस्ट कनेक्टेड है। अब पब्लिक हेल्थ में वही बीमारियां और ये सारी चीज़ें हैं। एक्स्ट्रा चीज़ें ये आती है कि आपकी कंट्री का बर्थ रेट और डेथ रेट क्या है और प्रेवलेंस ऑफ डिफरेंट डिजीज, ठीक है। लेट्स से अगर आपके पास हर साल बर्थ रेट में आसान अल्फाजों में बताता हूँ, अगर आपके पास लेट्स से 1000 बच्चे पैदा हुए, ठीक है, उन 1000 बच्चों में से कितने बच्चे मर गए, लेट्स से 3, ठीक है। तो ये क्या होता है, डेथ रेट। एक मैं ना डेफिनेशन निकाल लेता हूँ, डेथ रेट एंड बर्थ रेट फिनिशिंग। एग्जैक्ट डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ, वो बेहतर होगा, ठीक है। लेकिन बर्थ रेट डेथ रेट का सिंपली ये पता है कि आपके पास कितने लोग पैदा हो रहे हैं, कितने मर रहे हैं। बर्थ रेट इज डिफाइंड एज दी नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 पीपल पर ईयर, ठीक है, कि अच्छा हर 1000 लोग में से कितने लोग पैदा हो रहे हैं, ठीक है। लेट्स से अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल, ठीक है,
आपके पास आबादी है ना कराची की, अभी हमने देखी थी 20 मिलियन थी, ठीक है। 20 मिलियन की आबादी है और 20 मिलियन आबादी है ना कराची में रह रही है। फिर है ना लेट्स से 20 मिलियन आबादी के थ्रू फॉर एग्जांपल 1 मिलियन लोग पैदा हो गए और, ठीक है। 20 मिलियन लोग थे, 20 मिलियन से 1 मिलियन और आ गए, ठीक है। अस्पताल में बच्चे और आ गए, कैसे आ गए, ठीक है। कितने ये जो क्या ये जो अभी मैंने यहाँ पे लिखा है बर्थ रेट जो है, इससे कहते हैं बर्थ रेट कि कितने बच्चे आपके पैदा हो रहे हैं हर साल। कि अच्छा 20 मिलियन लोग हैं तो 20 मिलियन लोग के थ्रू 1 मिलियन लोग आ रहे हैं, तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे ये आ जाता है आपका 5%। तो अच्छा चलो, मेरी कराची का जो बर्थ रेट है वो है 5%। कि अच्छा हर जो 20 मिलियन जो लोग हैं उसमें से 1 मिलियन हर साल नए बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। डेथ रेट भी ऐसा होता है कि आपके कितने लोग मर रहे हैं, ठीक है, वही परसेंटेज वाइज में आ जाता है। अब ये तो सिंपल है, चलो अस्पताल आपके कैसे हैं, क्या आपके पास लोगों को दवाइयाँ जा रही हैं यानी वो एक चीज़ है। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी आती है कि अगर कोई बीमारी है, उस बीमारी की वजह से क्या ज़्यादा लोग मर रहे हैं, ज़्यादा लोग पैदा हो रहे हैं, क्या हो रहा है, ठीक है। फिर आता है हमारा आखिर में जेनेटिक डिजीजेस, ठीक है। जीन्स होता है, कैंसर होती हैं। तो बायोस्टैट्स आप उसमें भी यूज़ करते हो जीन्स को स्टडी करने के लिए और पैटर्न्स को स्टडी करने के लिए, ठीक है। इसकी है ना मैं ज़्यादा एग्जांपल्स आपको देना नहीं चाहूँगा क्योंकि ये आपने इतना स्टडी भी नहीं किया हुआ, ये आप अगले साल जाके स्टडी करेंगे जीन्स वगैरह। लेकिन कुछ डिजीजेस होती हैं, मैं दिखा देता हूँ जेनेटिक डिजीजेस। कोई तस्वीर क्या है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अम, ये है डाउन सिंड्रोम, ठीक है। ये बच्चा है, इसको डाउन सिंड्रोम है, एक बीमारी है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता खैर है, नो इश्यूज। ये क्या है, ये जेनेटिक है। मतलब अगर आपके अम्मी अब्बू को ये बीमारी है तो आपको भी ये बीमारी होगी, ये चांस बढ़ जाता है। अगर आपके अम्मी अब्बू को डाउन सिंड्रोम है तो आपके अंदर भी है ना चांसेस बढ़ जाते हैं डाउन सिंड्रोम के। एग्जाम्पल है, ठीक है, हमेशा ज़रूरी ऐसा नहीं होता। तो ये जो जैसे ये है प्रोजेरिया, ये एक और बीमारी है। ये जेनेटिक है। कैसे, ये आपके अम्मी अब्बू के थ्रू आई, ये आपके जीन में डीएनए जो होता है ना, डीएनए जो हम पढ़ते आ रहे हैं इतने सालों से, ये आपके डीएनए में लिखा होता है कि यार आपका डीएनए है ना डैमेज हो गया, उसकी वजह से ना आपको ये बीमारी होगी ही होगी। ये आपका डीएनए होता है। तो डीएनए जो जीन्स हैं उसमें एक मसला होता है, उसकी वजह से है ना आपको है ना ये सर्टेन बीमारी होती है। तो आप उसमें मैथ तो बहुत यूज़ करते हो, उसके मतलब बहुत सारे मतलब यूज़ केसेस है। किताब के हिसाब से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, गेसिंग रिस्क फैक्टर्स। अच्छा कौन से जीन आपको ये है ना बीमारी आपको कॉज करी और उसका फिर बिहेवियर क्या होता है, कैसे वो बिहेव कर रहे थे। फिर है आपका नंबर 6 पोल्यूशन इंडिकेटर्स। अच्छा चलें, पोल्यूशन से बात की जाए कि अगर आप लाहौर साइड पे होते हैं तो लाहौर साइड पे आपने देखा होगा कि यार वहाँ पे स्मोक बहुत होती है। इस्लामाबाद साइड पे कम होती है लेकिन लाहौर में तो स्पेशली बहुत होती है। वो किसकी वजह से, पोल्यूशन की वजह से। इतना सारा हम पेट्रोल साड़ रहे हैं और धुआं इतना रिलीज कर रहे हैं, तो वो है ना। अब हम कैसे पता चल रहा है क्लाइमेट चेंज, क्या हमें कैसे पता चल रहा है कि आपके जो दिन है वो ज़्यादा गर्म हो रहे हैं और रातें आपकी है ना ठंडी हो रही हैं। आप डेटा लेते हो, आप टेम्परेचर लेते हो, आप देखते हो कि अच्छा बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, क्या हो रहा है, और आप स्टडी करते हो पोल्यूशन को, एनवायरनमेंट को, क्लाइमेट चेंज को, क्या चक्कर है और कि लोग पे क्या इफेक्ट आता है। अच्छा क्या आपके जो लोग हैं क्या उनमें लंग कैंसर ज़्यादा हो रहा है या नहीं, क्योंकि पोल्यूशन ज़्यादा हो गया। ऐसे ही एग्जाम्पल है, पोल्यूशन लेवल होता है, हेल्थ होती है। आप वो देखते हो कि अच्छा लोग क्या जो अभी धुआं इतना सड़ रहा है उसकी क्या लोगों को लंग कैंसर हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, कोई बीमारियाँ हो रही हैं, क्या क्या ये चक्कर है, ठीक है। इससे क्या होता है पॉलिसीज भी मिलती हैं जिससे आप क्या है पोल्यूशन भी कम हो सके और फिर है ना आपके हेल्थ रिस्क भी कम हो सके, ठीक है। फिर सर्वाइवल एनालिसिस वही था। फॉर एग्जांपल अभी जो मैंने बताया था ना कि ये जो अभी फॉर एग्जांपल 100 लोगों को मैंने है ना नई दवाई दी ड्रूफिन, ठीक है, और वो देख के है ना मुझे पता चलता है कि 2 लोग मर गए, 98 है ना सर्वाइव कर गए, ठीक है। तो बायोस्टैट्स इसमें आप यूज़ करते हो, मैथ्स यूज़ करते हो कि अच्छा कितने लोग मरेंगे, कितने लोगों की है ना बीमारी सेट हो जाएगी, क्या चक्कर है, ठीक है। सर्वाइवल रेट आप देखते हो और सर्वाइवल रेट के थ्रू आप बताते हो कि अच्छा अब मैं इस दवाई का क्या करूँ, मार्केट में लाऊं या फिर उसको और कैसे इम्प्रूव करूँ, क्या चक्कर है,
ठीक है, एस्टिमेट लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, अच्छा चले एक बहुत ही है ना खतरनाक बीमारी है, बीमारी का नाम याद नहीं आ रहा कोई, लेट्स से कोई भी एक है ना खतरनाक बीमारी है, जेनेटिक कैंसर है, ठीक है। अब उसको मैं दवाइयाँ दे रहा हूँ, तो अब वो भाई साहब कितने सालों के लिए जिंदा रहेंगे, ठीक है। कोई किसी बंदे को कैंसर है, मैं कैंसर बहुत सारी टाइप्स होती हैं, अम, ठीक है, लेट्स से किसी को है ना कैंसर है, ये वाला देख रहे हैं आप, तो अब उसको मैंने दवाइयाँ दी, ठीक है। अब वो कितने सालों के लिए जिंदा रहता है, मैं प्रेडिक्शन मारता हूँ कि अच्छा इसको कैंसर है, लेकिन है ना मैं इसको ये अगर दवाई देता हूँ ना, लेट्स से मैंने एक नई दवाई बनाई है ड्रूफिन, तो वो भाई साहब है ना 5 साल जिंदा रह जाएंगे। चलो सही, अच्छी बात है, चलो 5 साल जिंदा रहेंगे, तब तक देखते हैं कोई नया इलाज आता है या नहीं, इन 5 साल तो और जिंदा रहेंगे ना। तो चांसेस ऑफ सक्सेस फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट्स आप चेक करते हो कि अच्छा 5 years सर्वाइवल आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज कंसिडर्ड अ सक्सेसफुल ट्रीटमेंट। चलो ठीक है, तो ये बायोस्टैट्स की एग्जांपल्स है, आज है ना हमने ये पढ़ा है। चलें, अब बायोस्टैट्स में हमने ये पढ़ा था कि हम है ना मैथ्स और स्टैट्स यूज करते हैं बायोलॉजी की फील्ड में, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि 11.2 किसके ऊपर है कि मीन, मीडियन और मोड। ये है ना आपके स्टैट्स से ना थोड़ी सी चीज़ें आती हैं जो आपने क्लास 9 चैप्टर नंबर 11 स्टेटिस्टिक्स में पढ़ी थी, और हर किसी ने पढ़ी हुई है वैसे, क्योंकि मैथ्स एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो ये है ना सॉर्ट ऑफ एक थोड़ा सा रिविजन होगा, और थोड़ी सी है ना उसमें एग्जाम्पल्स हम देखेंगे कि ये कहाँ यूज़ होती हैं, कैसे यूज़ होती है। लेकिन रिविजन के तौर पे मीन, मीडियन, मोड होते क्या है, तो देखिए आपके पास है ना थोड़े से नंबर्स होते हैं, मैं नंबर्स है ना रैंडम थोड़े से टाइप कर लेता हूँ, 3, 6, 5, 9, 2, 4, 8, 10, 3, 4, 1, ठीक है। ये कितने नंबर्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है सही, 11 नंबर होता है। अब मीन क्या होता है, मीन में आप ये करते हैं कि आप सारी वैल्यूज को सम करते हैं, ठीक है। मीन इज द सम ऑफ वैल्यूज, ठीक है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज बट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। अब इसका क्या मतलब है, सम ऑफ वैल्यूज के जो भी ऊपर आपके पास पड़ी हुई है वैल्यूज, आप इनको सम करेंगे, ठीक है। तो 3 + 6 9 होता है, 9 + 5 14, 14 + 9 23, 23 + 2 25, फिर 25 + 4 29, फिर 8 आप ऐड करेंगे 37, फिर 47, फिर 51, फिर 54, फिर आ गया 55, ठीक है। ये हो गया आपका 55। तो आपने सब वैल्यूज को सम किए, फिर आपके पास कितनी वैल्यूज है ऊपर, ठीक है। तो हम काउंट करेंगे 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। 11 वैल्यूज है आपके पास, तो आप उसको डिवाइड बाय 11 करेंगे, तो आपके पास फाइनल मीन का जो आंसर है वो आता है 5। ये होता है आपका मीन, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली इसका क्या मतलब है, ये हमने मैथ्स में पढ़ा था लास्ट ईयर, लेकिन मैं बता देता हूँ। मीन का ये है कि आप अंदाजन ऑन एवरेज सारी 11 वैल्यूज कितनी हैं, ठीक है, ऑन एवरेज। अगर मैं चॉकलेट का एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से ये जो आपके पास यहाँ पे वैल्यूज पड़ी हैं, ये है कि मैंने कितनी चॉकलेट्स दी। तो मेरा एक दोस्त है, उसको मैंने 3 चॉकलेट दी, दूसरा दोस्त है उसको 6 चॉकलेट्स दी, तीसरा है उसको 5 दी, चौथा है उसको 9 दी, ऐसे ही करके मेरे है ना 11 दोस्तों को मैंने इतनी इतनी चॉकलेट्स दी। अब मैं आपको बोलूं कि आपने अंदाजन हर किसी को कितनी चॉकलेट्स दी, ठीक है, तो आप बोलोगे 5। मीन बताता है कि आपने अंदाजन हर किसी को 5 चॉकलेट्स दी हैं। आंसर वैरी करेगा, लेकिन मीन क्या कहता है कि देखिए आपने अगर अंदाजन हर किसी को 5 चॉकलेट्स दी, तो आप 5, 5, 5, 5 ऐसे ही 11 दफा करेंगे, तो आपके पास आंसर फाइनली क्या आएगा, 55 आएगा, ठीक है। सम इनको आप करेंगे तो आपने 55 चॉकलेट्स दी टोटल, इनको भी आप सम करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 55। तो ये कॉन्सेप्ट होता है मीन का, अंदाजन आपने हर बंदे को कितनी चॉकलेट्स दी फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें हो गया 5, ठीक है। ये है आपका मीन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, मीन ये होता है। अब हम आते हैं मीडियन, ठीक है। मीडियन में ये होता है कि सबसे पहले आप इसको लेते हो, जो भी आपके ये जो यहाँ पे वैल्यूज लिखी हुई है, ठीक है, आप इसको क्या करते हो, पहले सबसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हो। तो असेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट करेंगे तो पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर उसके बाद 3 आएगा, फिर 3 वापसी आएगा, फिर 4,
फिर 5, फिर 6, फिर आएगा आपका 8, फिर 9, फिर 10। थिंक ये सारी हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक वैल्यू रहती है, एक वैल्यू में लिखना भूल गया हूँ, 4, हाँ 4 दो दफा। ठीक है, ये आपने उसको सॉर्ट कर लिया। ठीक है, ये भी जो आपकी वैल्यूज थी इसको मैंने सॉर्ट करके ऐसे ही रख ली। सॉर्ट करने के बाद मैं बीच वाली वैल्यू उठाऊंगा, बीच वाली वैल्यू से क्या मुराद कि जो बिल्कुल मिड पॉइंट हो। ठीक है, तो उसका क्या होता है कि ये देखें कि आपका नंबर 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, ये आपके 11 नंबर्स हो गए। अब दो तरीके होते हैं। ठीक है, दो तरीके क्या होते हैं कि एक है कि आप बीच की वाली कैसे निकालो, तो आप क्या करोगे, पहली वाली को क्रॉस करेंगे, फिर आखिरी को क्रॉस करेंगे, पहली को क्रॉस करेंगे, आखिरी को क्रॉस करेंगे, पहली को क्रॉस करेंगे, आखिरी को क्रॉस करेंगे, पहली को क्रॉस, आखिरी को क्रॉस। वापसी सिंगल नहीं, ये पहली को क्रॉस और फिर आखिरी को क्रॉस। आखिर में जो आपके पास एक या दो वैल्यू बचती है ना, वो आपका क्या होता है, मीडियन। तो इस केस में जो आपका मीडियन है, मीडियन मतलब बीच वाली, बीच वाली वैल्यू, वो क्या है आपका 4। ठीक है, ये एक तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप लेंगे कि जितनी भी नंबर ऑफ वैल्यूज है आपके पास, ठीक है, मीडियन पोजीशन ढूंढने के लिए आप क्या करेंगे कि जितने नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, ठीक है, आपके पास nth वैल्यूज हैं, ठीक है, n लेट्स से n नंबर्स हैं हमारे पास, जैसे इस केस में 11 है, आप उसमें 1 करेंगे ऐड, फिर उसके बाद उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो आपके पास उससे है ना पोजीशन निकल जाएगी। पोजीशन से क्या बना, जगह। तो इसमें हमारे पास n क्या है, 11, हमारे पास 11 नंबर्स है, उसमें आप एक ऐड कर लेंगे और फिर आप उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 6। ये 6 वैल्यू नहीं है, ये 6th पोजीशन है। तो आप छठा नंबर देखेंगे, छठा नंबर आपका कौन सा है, छठा नंबर, या आप यहाँ पे आएंगे वापसी नंबर्स पे, ठीक है, और यहाँ पे आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6, छठा वैल्यू हमारी कौन सी है, 4। तो मेरी वापसी मीडियन वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है मीडियन का। अब आते हैं कॉन्सेप्ट मोड के, कि मोड का मतलब यह है कि आपके पास मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज कौन सी हैं, ऐसी कौन सी वैल्यूज है जो सबसे ज्यादा दफा आई हैं। तो देखें, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, हर नंबर एक दफा आया है, ये 10 एक दफा आया, 9 एक दफा, 8 एक दफा, 6 एक दफा, 5 एक दफा, 1 एक दफा और 2 एक दफा, लेकिन 3 और 4 है वो 2 दफा आए। तो इस केस में मेरा जो मोड है ना, वो क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। ठीक है, कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट हुई है, तो इस केस में हमारी जो वैल्यू जो सबसे ज्यादा रिपीट हुई है वो है हमारा 3 और 4। तो हमारा इस केस में मोड हो जाएगा 3 एंड 4। सो ये हो गई हमारी मीन मीडियन मोड की कैलकुलेशन फॉर्मूला, और ये होते क्या है। ठीक है, यहाँ पे ये जो सारी हैं ये अगेन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल, ये कोई फ़ायदा नहीं है। बस एक चीज़, और एवरेज को एक और नाम दिया जाता है, वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, क्योंकि अगेन आप बीच की एक लाइक सॉर्ट ऑफ वैल्यू कर रहे हैं कैलकुलेट। ठीक है, सो ये हो गया। अच्छा, एवरेज में आपने, अच्छा अब एवरेज के, अच्छा आपने सिर्फ मीन, अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है, आप जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन नहीं पढ़ेंगे, क्यों, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। सिर्फ अरिथमेटिक मीन, और वो अरिथमेटिक मीन कौन सा है, वो वाला जो अभी हमने यहाँ पे कवर किया। एवरेज, इसे एवरेज भी कहते हैं, ठीक है, या फिर आप मीन, मीन कौन सा टाइप वाला, अगर कोई आपसे पूछे, ठीक है, जरूरत नहीं है अभी आप छोटे हैं, लेकिन अगर कोई पूछे तो आप बोलेंगे अरिथमेटिक मीन। ठीक है, आप ये वाला मीन पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद इस टेबल पे आते हैं। ठीक है, आपके पास ये एक टेबल दिया हुआ है। अब होता यह है कि पहले आपके पास जो डेटा था वो था एक लिस्ट के फॉर्मेट में, ठीक है, लेकिन अब है ना थोड़ा सा चेंज होने वाला है चक्कर। अब जो आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है एक ग्रुप डेटा है,
ग्रुप डेटा मतलब क्या कि अगर मैं आपको बोलूं कि अम, आपके पास 100 लोग हैं, ठीक है, आपके पास 100 लोग हैं और उनका जो वेट है वो वेट है ना, यहाँ पे कहीं आता है 35 से लेके 70 केजी के बीच में। आप बोलोगे 100 लोग का अब मैं वेट लिखूं, ठीक है, ये आपके 100 लोग हैं सारे के सारे। एक सेकेंड, ये आपके सारे 100 के 100 लोग हैं। अब इन सबका आप वेट लिखोगे, फिर सबसे पहले आप रिकॉर्ड करोगे, फिर आप जाके मैनुअली लिखोगे हाथ से। अच्छा, पहला बंदा मेरा था, उसका वेट था 37, फिर दूसरा आया उसका वेट था 40, फिर तीसरा आया उसका था 50। ऐसे ही आप लिखते जाओगे, बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो आप एक टेबल बनाते हो, ठीक है। वो टेबल कैसा होता है कि आपने कॉलम बनाया मास का, ठीक है, और उसमें आप ये करते हैं कि आप एक कैटेगरी दे देते हैं। अच्छा, अगर एक बंदा है उसका वेट 35 से 39 के बीच में है, तो मैं है ना उसको इस काउंट में डालूंगा और बोलूंगा कि एक दफ़ा मेरे पास एक बंदा आया जिसका वेट था 35 टू 39 के बीच में, 40 टू 44 का एक और, 45 टू 49 का एक और, ऐसे यूँ करके मैंने ऐसे यूँ डब्बे बना लिए सॉर्ट ऑफ। और फिर मैंने काउंट किया कि अच्छा हर डब्बे में कितने लोग हैं। अच्छा, 35 टू 39 के केजी के लोग थे 13 लोग, ठीक है। अच्छा, 13 लोग ऐसे जिनका वेट 35 टू 39 केजी था, ठीक है। फिर 15 लोग हैं जिनका वेट था 40 से 40 से 44 के बीच में। अच्छा, 28 लोग थे जिनका वेट था 45 से 49 के बीच में। ऐसे यूं करके आप एंड तक जाएंगे, तो ऐसे यूं टेबल बन गया। अब आपको कहते हैं कि यार इसका आप मीन निकालो, एवरेज निकाल लो। अब एवरेज निकालने का इसका मतलब क्या है? अब सबसे पहले आप क्या करोगे, एक मिड पॉइंट कैलकुलेट करोगे यहाँ पे, ठीक है। ये जो यहाँ पे किया गया है ना, वो मिड पॉइंट है। अगेन, ये होता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट में क्या होता है कि आप ये वाली पहली वैल्यू लेंगे और ये आखिरी वैल्यू लेंगे, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे। क्या मतलब? 35 और 39, इन दोनों को आप ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो आप है ना एक मिड पॉइंट ले रहे हैं बीच की एक जगह वैल्यू, और वो आता है आपका 37। एक तो ये हो गया। फिर दूसरा ये करेंगे कि आप है ना रिपीट करेंगे हर किसी के लिए, 40 और 44 का मिड पॉइंट लेंगे तो 42 आएगा यहाँ पे। फिर 40 और 49 का करेंगे, 45 प्लस 49 डिवाइड बाय 2, तो आंसर 47 आएगा। तो ऐसे यूं करके आप क्या करेंगे, पूरा टेबल ऐसे यूं बनाएंगे। ये करके ना आपके पास ये वैल्यूज आ जाते हो, ठीक है। यहाँ तक आपने क्या किया कि सबसे पहले ये समझा कि ये पहला कॉलम क्या है, अच्छा इसमें हमारा वेट है। फिर दूसरा कॉलम ये बता रहे हैं कि अच्छा आपके पास कितने ऐसे लोग हैं जिनका वेट इस रेंज में आता है। अच्छा, 40 से 50 के बीच में इतने लोग हैं, एक्सेट्रा। ऐसे ही एग्जांपल्स आ गए आपके पास। फिर आप क्या करते हैं कि मिड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। मिड पॉइंट क्या होता है कि जो आपके पास रेंज दी हुई है, आप उनका है ना बीच की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये हो गया। अब इससे आप मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे? मीन कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है मीन, ठीक है। ये कब होगा? जब आपके पास ग्रुप डेटा हो। क्या कहते हैं इसे? ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा क्या होता है? वो वाला डेटा जो आपका टेबल में दिया हुआ हो, इस फॉर्मेट में, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला है मीन, एक सेकेंड, इसका कोई और कलर यहाँ पे लेते हैं, ये से क्या, मीन जो आपका है वो किसके बराबर है? मिड पॉइंट जो वैल्यू आपने निकाली थी मिड, ठीक है, उसको हम बोलेंगे एज एक्स बार, ठीक है। ये जो यहाँ पे जो मैंने वैल्यू कैलकुलेट की थी ना मिड पॉइंट, उसको मैं बोलता हूँ एज, सिंबल दे रहा हूँ मैं, क्या? एक्स बार, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को मैं क्या, फ्रीक्वेंसी को मैंने एक नंबर, एक वैल्यू, एक सिंबल दिया हुआ है एफ, ठीक है। तो आपका पहला जो ऊपर है न्यूमरेटर, उसमें आप करेंगे एक्स बार मल्टीप्लाई बाय एफ, ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज, ठीक है। यहाँ पे मैं सिग्मा नोटेशन डाल देता हूँ। सिग्मा नोटेशन मतलब सारी वैल्यूज को आप ऐड करेंगे। अगर सिग्मा नोटेशन अगर आपको मैथ से याद नहीं, कोई मसला नहीं, सम ऑफ ऑल क्या, एक्स बार
यहाँ पर कलर चेंज कर देता हूँ, एक्स बार मल्टीप्लाई बाय एफ। ये सारी जो आपकी की उनको आप ऐड कर लेंगे। सबसे पहला काम ये, फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप सम ऑफ फ्रीक्वेंसी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपका ये, मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से इसको पिंक कर देता हूँ, और यहाँ पे अब क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा, टोटल फ्रीक्वेंसीज कितनी है आपके पास। ठीक है, ये है आपका फॉर्मूला किसका, मीन का। अब आपके पास ग्रुप टेबल हो और यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, सो इसमें आपके पास, इसमें आपने क्या किया, स्टेप वाइज करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं आप, 13 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 37 से, और आपने एक वैल्यू आ गई, आंसर आ गया 481। फिर आपने 15 को मल्टीप्लाई किया 42 से, आ गया आंसर 630। 28 को आपने मल्टीप्लाई किया 47 से, आंसर आ गया 1316। ऐसे ही आप है ना हर वैल्यूज के साथ यहाँ पे करते जाएंगे। फिर आखिर में ये जो सारे आपके आंसर्स है ना, यहाँ पे 481, 630, ये सब इनको आप ऐड कर लेंगे। सो 481 प्लस 630 प्लस 1316 प्लस 884 प्लस 684 प्लस 620 प्लस 335। इसको जब आप सारों को ऐड करेंगे आपके पास आंसर आता है 4950। अच्छा, ये 4950 क्या हो गया, ये जो हमने यहाँ पे किया था ना, सम ऑफ ऑल एक्स बार टाइम्स एफ, ये वो है। फिर उसको आप डिवाइड करते हो किससे, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, 13 प्लस 15 प्लस 28 प्लस 17 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 5, इनको मैं ऐड करूँगा। ऐड करने से मेरे पास आंसर आता है 100। इसको आप डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 4.49.5। ठीक है, तो आपका जो अब फाइनल मीन है वो क्या है, 49.5। ठीक है, तो आपका आंसर 49.5 हो गया। अब एवरेज के लिए ये अब ग्रुप डेटा हो गया। फिर आते हैं मीडियन के लिए। ठीक है, मीडियन में अब हम ग्रुप डेटा पे आते हैं, जो मीडियन का जो ग्रुप डेटा है। एक सेकेंड, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे आई बिलीव ये एक्स्ट्रा है, एक मिनट, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल एंड, अच्छा नेवर माइंड, ये आपके ये करने की जरूरत नहीं है। एंड प्लस ये ऑलरेडी आप लोग को आता है जो आपने क्लास 9 मैथ में पढ़ा था, सो इसको हम हटा देते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं, अच्छा मोड ही आ जाता है डायरेक्टली। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ मैं बता दूं, लेट्स से अगर आपके पास एक डेटा सेट दिया हुआ है जिसमें आप मीडियन कैलकुलेट करते हैं 3, 5, 8 और 9 और 10, फिर मैं डालता हूँ 15। अगर आपको बोला इसका मीडियन कैलकुलेट करने के लिए, आप है ना कट करते हो लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड। अब आपके पास दो वैल्यूज बची नहीं है, अब इसका मीडियन कैसे कैलकुलेट होता है, आप क्या दोनों वैल्यूज लेते हो 8 और 9, उन दोनों को आप ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर लेते हो, उनका एवरेज लेते हो, तो आपके पास आंसर आता है 8.5। फिर आपका जो मीडियन जो होता है वो 8.5 होता है। ठीक है, ये एक चीज जो आपने याद रखनी है। अब आते हैं मोड पे। मोड का जो है मोस्ट फ्रीक्वेंट जो आपका क्या कहते हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, हमने अनग्रुप डेटा में तो हमने सिंपल बताया था कि आपने काउंट करना है कि अच्छा यहाँ पे हमने काउंट किया और देखा कि 3 और 4 सबसे ज्यादा आ रहे हैं। अगर आपके पास ग्रुप डेटा दिया हुआ है, ग्रुप डेटा से क्या मुराद कि टेबल दिया हुआ है, अब टेबल में आप कैसे मोड निकालेंगे, तो अब ये थोड़ा सा है ना ट्रिकी है, ये हमें है ना थोड़ा सा ख्याल रखना है। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला ये है, L प्लस FM माइनस F1 टाइम्स H डिवाइडेड बाय FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2। ये हमने पढ़ा था क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 11 में, लेकिन वापसी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आप करेंगे ये कि लेट्स से ये टेबल है हमारे पास। ठीक है, स्टेप नंबर 1 है कि आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। अच्छा 5, 25, 40, 20, 10। अच्छा सबसे बड़ा नंबर है 40। जब आपको पता चल गया यार ये मेरा सबसे बड़ा नंबर है, तो इसको मैं बोलूंगा FM नंबर 1।
ठीक है। उसके पीछे वाला जो नंबर है ऊपर वाला उसको मैं बोलूंगा F1 और नीचे वाले को बोलूंगा F। ठीक है, ये हो गया नंबर 1। तो आपका जो ये था ना पार्ट यहाँ पे FM, F1 और F2, ठीक है, ये हमने कवर कर लिया। ये आपको पता चल गया कि यार अच्छा ये क्या होते हैं। फिर दूसरा होता है L। L क्या है? तो देखें, जब आपका FM जो है ना, जो आपने ब्लॉक चूज किया था यहाँ पे, ये वाला ब्लॉक जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है, उसकी जो रेंज दी हुई है ना यहाँ पे 29.5 से लेके 39.5, जो सबसे पहली वाली वैल्यू है ना यहाँ पे, ये है आपका L। ठीक है, तो L क्या है आपका? जो सबसे पहली वाली वैल्यू दी हुई है किसमें? हमारी FM में। FM अगर किसी को याद नहीं है, ये हमारा मोडल फ्रीक्वेंसी। फिर उसके बाद H निकालना है। अगर फॉर्मूला में देखेंगे H क्या है आपका? H इज बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस, ये रेंज कितनी है। तो आप क्या करेंगे, रेंज कैलकुलेट करने के लिए आप 39.5 माइनस 29.5 करेंगे। ये जो दो वैल्यूज है आपकी, इनको सब्ट्रैक्ट करके आपके पास आंसर आएगा 10। वो है आपका H मतलब सॉर्ट ऑफ हाई। ठीक है, आपके पास आ गई क्या? L, FM, F1, F2 और H। ये आ गई आपके पास। ये आपने वैल्यूज प्लग इन कर ली फॉर्मूला में। ठीक है, ये करके आपके पास फाइनल मोड जो आ जाता है वो है 33.786। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया मोड का। ठीक है, ऐसे आपके मीन और मोड कैलकुलेट होते हैं। मीडियन का भी है ना, मैं आपको बता देता हूँ। चले, मीडियन के लिए भी सिंपल है काफ़ी। मैं बता देता हूँ इन केस के लिए एक्स्ट्रा। पर लेट्स से आपके पास ये दिया हुआ है। ठीक है, आपने सिंपल ये करना है कि ये जो सारी फ्रीक्वेंसीज है ना यहाँ पे, ठीक है, आप क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे आप इनको, आपके पास आंसर आता है 80। ठीक है, अब मीडियन का हमने फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, मीडियन का क्या था? n+1 डिवाइड बाई 2। तो आप उसको ये करेंगे 80+1 डिवाइड बाई 2, आपके पास आंसर आता है 40.5। अब इसका क्या मतलब है? आप जाएंगे 40th एंड 41st पोजीशन पे। ठीक है, तो 40th एंड 41st पोजीशन कौन सी है आप? तो यहाँ पे इस टेबल पे आते हैं। अच्छा, यहाँ तक मेरी 4th पोजीशन है, फिर 9 और आ गई, तो मेरी यहाँ पे 4 + 9 13th पोजीशन, फिर 14 और ऐड कर लिया तो 27 पोजीशन, फिर 27 + 18 करता हूँ तो 45th पोजीशन। अच्छा, मतलब मेरी जो 40th और 41st पोजीशन जो मेरी है वो तो इसमें आ रही है 122 में। तो मतलब मेरी जो दो वैल्यूज हैं वो 40th और 41st कौन सी है? 122 एंड 122। अब इन दोनों को मैं ऐड करूं, डिवाइड बाय 2 करूं, मेरे पास आंसर आएगा 122। अब जो मेरा मीडियन है वो है 122। ठीक है, ये आपने क्लास 9 चैप्टर 11 स्टैट्स में पढ़ा था, तो ये मोस्टली आपको याद होना चाहिए। ये है ना सॉर्ट ऑफ रिविजन था। ठीक है, तो इससे हमारा 11.2 हो चुका है। सो अब आता है यहाँ पे स्केचिंग अ बार चार्ट फॉर अ गिवन बायोलॉजिकल डेटा। तो ठीक है, अब देखिए, आपका जो डेटा होता है ना यूजुअली वो एक्सेल फाइल में दिया होता है एंड डेटा इज यूजुअली नॉट दैट क्लीन। सो यूजुअली आपका जो डेटा होता है ना वो इस फॉर्म में दिखता है कि फॉर एग्जांपल ये है ना एक हॉस्पिटल का डेटा है। ठीक है, एक सैंपल डेटा हमने ले लिया, उसमें एक पेशेंट है आपका, उसकी एज क्या है? 57। अच्छा, वो भाई साहब मर्द हैं। ठीक है, दैट्स हिज जेंडर, दैट्स हिज सेक्स, ही इज मेल। फिर उसके बाद कौन से वार्ड में रखा गया था? अच्छा, अलग अलग वार्ड्स होते हैं, जैसे सर्जरी का एक होता है, पीडियाट्रिक्स का एक होता है, आईसीयू एक अलग है। ठीक है, अच्छा, अब इन भाई साहब को कौन सी बीमारी हुई थी? अच्छा, इनको डायबिटीज हुई थी। ठीक है, अब इनको एडमिट कब किया गया था? हमने देखा, अच्छा 25 जनवरी 2024 को, और फिर इनको अस्पताल से निकाला कब गया था? एक हफ्ते बाद, 1 फरवरी को। तो ये कितने हफ्ते के, कितने दिन के लिए रहे? 7 दिन के लिए। अच्छा, फिर इनका कोई बीपी था 140, 142 का बीपी आया, और ऐसी हमने चीज़ें देखी। अच्छा, हमने ये भी देखा क्या ये भाई साहब सिगरेट पीते थे, स्मोकर थे? नहीं। पहले डायबिटीज थी इनको या नहीं? फिर इनका आउटकम क्या था? इम्प्रूव था, मतलब अच्छा ठीक है, क्या हुआ? अब ये है ना यूजुअली आपका ऐसे ही डेटा होता है। अब आपने ये देखना होता है कि ये देखिए मेरे पास अस्पताल में कितने पेशेंट्स आए। अगर मैं ये देखूं, मेरे पास 150 खंड के पेशेंट्स आए हैं। अब मैं यार इन पेशेंट्स का डेटा मुझे स्टडी करना है।
कि यार अच्छा पेशेंट्स कितने मेरे पेशेंट्स हैं, उनको कितनी बीमारियां थी। अब जैसे फॉर एग्जांपल कितने पेशेंट्स मेरे मर्द थे, कितने मेरे मर्द नहीं थे, कितने मेरी औरतें थी, कितने पेशेंट्स को डायबिटीज थी। अब ये चीजें मुझे देखनी होती, तो अब ये मैं कैसे करूं? तो उसके लिए आप है ना ग्राफ्स बनाते हैं। तो एक टाइप होता है आपका बार चार्ट, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक सिंपल एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि अच्छा, एक सेकंड। अब मैं सिंपल एग्जांपल आपको ये दिखाऊंगा। अब मेरे पास है ना बहुत सारे है ना पेशेंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये खोल के देख लिया, अच्छा मेरे पास अम, ये मेरी ओरिजिनल शीट थी। अब इसमें ये देखिए मेरे पास लिखा हुआ है डायबिटीज, माइग्रेन, न्यूमोनिया, कोविड, डायबिटीज। अब ये मैं मुझे कैसे पता चले यार कितने पेशेंट्स मेरे पास डायबिटीज के हैं, कितने अस्थमा के हैं? तो मैंने है ना एक बार चार्ट बना लिया है, टेबल और बार चार्ट। इससे है ना मुझे पता चल गया कि अच्छा नहीं, मेरे पास ज्यादा जो पेशेंट्स है वो है किसके, कोविड-19, अस्थमा, डायबिटीज और न्यूमोनिया के। अच्छा मेरे अस्पताल में वो वाले पेशेंट ज्यादा आते हैं जो अस्थमा के होते हैं, डायबिटीज और न्यूमोनिया और कोविड-19 के। फ्रैक्चर के है ना कम होते हैं, चले फ्रैक्चर वाला डिपार्टमेंट इतना बिजी नहीं है। हाइपरटेंशन और माइग्रेन के, सर दर्द के है ना कम है, ठीक है। ऐसे ही है ना मैंने क्या किया, मैंने एक टेबल और साथ में ये बार चार्ट बना लिया। बार चार्ट में क्या होता है कि अच्छा एक्स एक्सिस पे आप रखते हैं कोई एक सर्टेन नाम, और फिर वाई एक्सिस पे आप एक वैल्यू डाल देते हैं कि अच्छा जैसे मैंने अभी एक्स एक्सिस में डाला कि मेरे पास कौन से पेशेंट्स के पास कौन सी बीमारियां हैं, एस्थमा, कोविड-19, डायबिटीज, फ्रैक्चर या क्या। और फिर वाई एक्सिस पे मैं बता रहा हूँ कि कितने ऐसे पेशेंट्स हैं। तो एस्थमा के मेरे पास 25 पेशेंट हैं, कोविड-19 के 25 पेशेंट, डायबिटीज के 25, फ्रैक्चर के 17, ऐसे ही करके मेरे पास कितने पेशेंट हो गए। ये एनएसए डेटा मेरे पास आ गया। चार्ट आपका ये होता है, ठीक है, कि आपके पास बायो का आपके पास काफी डेटा दिया हुआ है। अब आप यार एक एक गिन के, अब मैं आपको ये दिखाऊं यहाँ पे, इसको आप पढ़ के क्या समझ आएगा? आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि यार मेरे पास कितने पेशेंट्स, कौन से पेशेंट्स, किस चीज के पेशेंट्स, कभी नहीं पता चलेगा। इससे पता चल रहा है कि अच्छा नहीं मेरे पास पेशेंट्स कौन से पड़े हुए हैं, कितने पड़े हुए हैं, कैसे पड़े हुए हैं, क्या क्या चीजें हैं। ये होता है आपका बार चार्ट। ये डेटा आपको दिया हुआ है, ठीक है, और आपने इसको ऐसे ही कर लिया। इससे है ना क्या हो जाता है, डेटा नंबर 1 आपका मोर अट्रैक्टिव हो जाता है। नंबर 1 एक क्लियर एंड कंप्लीट पिक्चर आ जाती है, ठीक है। ये एडवांटेजेस मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ जो आपको याद करने होंगे एमसीक्यूज के लिए, या फिर जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं कि अच्छा व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ अ बार चार्ट। ये है ना चीजें थोड़ी सी कॉमन सेंस होती है, लेकिन फिर भी है ना आपको है ना थोड़ी सी याद करनी होती है। तो हाँ, क्लियर पिक्चर आपको मिल गई, अट्रैक्शन मिल गई, ठीक है। और साथ में ये होता है कि एक इट लीव्स अ लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन। लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन मतलब आसान है उसको समझना, तो आपको है ना ज़्यादा टाइम के लिए याद भी रहेगा एंड आसान भी लगती है आपको, ठीक है। अलग अलग किस्म के है ना आप चार्ट्स बना सकते हैं। ये तो मैंने अभी आपको एक टाइप दिखाया, बार चार्ट। लाइन चार्ट भी होता है, पाई चार्ट भी होता है, अलग अलग चीज़ें, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस में अभी फिलहाल है बार चार्ट, ठीक है। आप उसमें क्या दिखाते हो, एक सिंगल डेटा विदाउट फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका क्या मतलब है, वही जैसे मैंने आपको दिखाया था अभी डायग्राम, ठीक है। अब आप इसको ड्रॉ कैसे करते हो, तो देखिए सिंपल है। लेट्स से आपके पास दिया हुआ है ये एक है ना आपके पास टेबल दिया हुआ है। ये कैसा टेबल है, वही सेम टेबल है जैसे मैंने आपको अभी के एनएससी में पढ़े हुए नंबर्स अब आपने है ना ड्रॉ करने हैं। तो देखिए आप सिंपल क्या करेंगे कि ये आपने पेज लिया खाली, ठीक है। आप उसमें बनाएंगे एक एक्स एक्सिस और एक ऐसे ही वाई एक्सिस, ठीक है। अब वाई एक्सिस पहले आप भरेंगे, वाई एक्सिस हमेशा सबसे आसान होती है। आप नंबर्स देखेंगे, अच्छा मेरे पास यहाँ पे कौन से पड़े हुए हैं, 800, 750, 700, 650, 600 और 500। अच्छा मेरे पास सबसे कम वाली कौन सी है, 500। सबसे बड़ी वाली कौन सी है, 800। तो अब है ना मतलब मैं है ना वैल्यूज रखूंगा 100 के 1000 के बीच में, या 0 के 1000 के बीच में। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, अब मैं बोलूंगा अच्छा इसको मैंने है ना यहाँ पे रखा 0, यहाँ पे मैंने रखा 200, और ऐसे ही मैं इंक्रीमेंट करता जाऊंगा बाय 200 200, ठीक है। ये 400, ये 600, ये 800, और फिर उसके ऊपर 1000, ठीक है। ये है ना मेरी हो गई वैल्यूज वाई एक्सिस की, ठीक है। अब एक्स एक्सिस में क्या करूंगा मैं, एक्स एक्सिस में आप देख रहे हैं ये जो नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये मैं डाल दूंगा एक्स एक्सिस में। IR
निपजी RH647 MNH886 FH14 ये क्या है? ये आपकी है ना कॉटन की वैरायटीज़ हैं। कॉटन के अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। वो आपके एक्स एक्सिस में आ गए और वाई एक्सिस में क्या आ गया कि यार अच्छा मेरे पास कितने कॉटन आ रहे थे, कितने किलो के कॉटन आ रहे थे एक एकड़ में, ठीक है। तो अब पहला वाला कौन सा है? IR निपजी 370। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सिंपल, यहाँ पे IR, ठीक है। पूरा नाम मैं नहीं लिख रहा, अजीब नाम है और लंबा भी है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यू कितनी है? 800। अब मैं यहाँ से है ना एक डब्बा बनाऊंगा जो 800 की वैल्यू तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा है, तो मैं यहाँ से ऐसे यूँ मैंने एक अंदाजन लाइन बना दी और ये ऐसे यूँ 800 हो गया मेरे, ठीक है। ये मेरा अंदाजन 800 पे आना चाहिए। आप तो स्केल यूज़ करेंगे तो स्केल के थ्रू, बट मैं अंदाजन बना रहा हूँ और ये है ना IR बिल्कुल इसके बीच में ऐसे ही आ गया, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट देखूंगा RH647, ठीक है। RH647 ये लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये RH मैंने यहाँ पे लिखा, RH, और अब मैं ऐसी लाइन बनाऊंगा तो ये देखें यहाँ पे कितनी है? 750। 750 मेरा आएगा लगभग इस जगह पे यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने सिंपली एक ऐसे ही लाइन बना ली। फिर नेक्स्ट क्या है मेरे पास? 700, 650, 600, 500, ठीक है। MNH है, MNH के लिए वही सेम करूँगा मैं, यहाँ पे ऐसे ही MNH लिखूंगा, ठीक है। MN और H, और यहाँ पे मैंने लाइन बना ली। सो 700 मेरा लगभग यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मेरे पास कौन सा? FH142। तो अब मैं लिखूंगा यहाँ पे FH, ठीक है, और इसकी क्या वैल्यू है? 650। तो फिर मैं यहाँ पे ऐसे यूँ एक लाइन बना लूँगा 650 की। फिर उसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास IUB 2013 600। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा IUB और फिर 600 तक मैं एक बॉक्स बना लूँगा। और फिर आखिरी वाला मेरा है लालाजर FH। तो मैं FH लिख लेता हूँ और फिर यहाँ पे आ गया ऐसे ही 500 तक। सो 500 यहाँ पे बीच में, ठीक है। सो ये मेरा ग्राफ, ये है ना मेरा बार चार्ट हो गया नंबर 1। नंबर 2 आप है ना यहाँ पे कलर कर लेंगे इसको, ठीक है। मैं कलर नहीं करने वाला, मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा। फिर उसके बाद साथ में आप यहाँ पे ऊपर वैल्यूज़ लिखेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये था आपका 800, ये था 750, ये था 700, ये था 650, ये था आपका 600 और ये था आपका 500, ठीक है। ये हो गया। अब साथ में आपने एक्सेस को भी नाम देना है, ठीक है। ये जो आपका एक्स एक्सेस, ये क्या है आपका? कॉटन वैरायटीज। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कॉटन वैरायटीज, ठीक है। ये आप शुरू में लिख लें, आखिर में लिख लें, बस जब भी आप लिखें, लेकिन भूलना नहीं है आपने, ठीक है। ये आपकी कॉटन वैरायटीज हो गई। फिर आपका वाई एक्सेस है, वो है क्या आपका? ये प्रोडक्शन पर एकड़ केजीज, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पूरा वो प्रोडक्शन पर एकड़, और फिर यहाँ पे यूनिट साथ में लिख लेंगे ब्रैकेट में केजीज, ठीक है। तो ये है आपका यहाँ पे वाई एक्सेस, ये हो गया। फिर आप एक टाइटल भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे टाइटल दिया हुआ है कॉटन प्रोडक्शन ऑफ बीटी कॉइन वैरायटीज पर एकड़ केजीज। ज़रूरी नहीं है, बट आई थिंक सो आप लोग लिख लें। फेडरल बोर्ड वाले होते हैं, उनको है ना ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें लिखते हैं, तो कभी बार थोड़ा सा है ना दिल लग जाता है उनका। तो मैं कहूँगा कि आप लोग ये भी लिख लें टाइटल। ऑल दो भूल जाते हैं आप तो खैर है, लेकिन हाँ यहाँ पे है ना मेरे पास जगह ख़त्म हो गई है, तो मैं इधर ऊपर टाइटल लिख नहीं सकता। बट मैं चलो टाइप कर लेता हूँ यहाँ पे कॉटन वैरायटीज़ ऑफ। अब ये टाइटल कहाँ से पता चलेगा? वो है ना आपको यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, ड्रॉ सिंपल पैराग्राफ टू रिप्रेजेंट कॉटन ऑफ कॉटन प्रोड्यूस पर एकड़ ऑफ द फ्रॉम द 5 बीटी कॉटन वैरायटीज, ठीक है। इसको पढ़ के आपको पता चल जाता है अंदाजन कि अच्छा
cotton production of five different varieties. और फिर ये कौन सा साल में हुआ था? इन 2023. ओके, केजीज आपने ऐसे कुछ डाली है, ठीक है. सो ऐसे ही ना आपका टाइटल आ जाता है. ठीक है, तो ऐसे है ना आपका एक बार चार्ट बनता है. वेरी सिंपल, ठीक है. जो चीज़ें आपने मेन याद रखनी है, एक तो नंबर 1 एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. नंबर 2 उनको नाम देना है. नंबर 3 आपकी वाई एक्सिस की वैल्यूज उसको आप स्केल करके रखेंगे, वो बहुत ज़रूरी है. चौथा आपके ये एक्स एक्सिस के नाम. फिर पांचवा रेक्टेंगल आपके सही तरीके से होने चाहिए, लाइन के साथ, स्केल के साथ. और छठा अंदर आप उसको कलर करेंगे, ठीक है. और सातवां आखिरी ऑप्शनल है कि आप यहाँ पे ये लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे. और फिर आठवां ये, हाँ ये ना भूलिएगा, इसके ऊपर आप हमेशा वैल्यू लिखेंगे जो भी आपने वैल्यू यहाँ से उठाई थी, ठीक है. ये है ये है ना सारे आपके स्टेप्स लिखे हुए हैं जो मैंने अभी आपको करके बताए हैं, ठीक है. ऐसे बनता है आपका बार चार्ट, ठीक है. ये जो सेम है यहाँ पे पोलियो का भी एग्जैक्ट सेम तरीके से बना है. इट्स अ रेपिटेशन. सो ऐसे है ना आपका बार चार्ट बनता है. तो उम्मीद है अब आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा एंड इससे आपकी एग्जाम की तैयारी मुकम्मल हो गई है. वापसी कमेंट सेक्शन में हमने यहाँ पे फ्री के नोट्स डाले हुए हैं टॉपर बच्चों के, तो वो नोट्स जाके आप गूगल ड्राइव की लिंक से वसूल कर लें. और अब बात आती है एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस की. ये हम यूट्यूब पे नहीं कराते. ये आप देख रहे हैं हमारे इतने बच्चों के मार्क्स क्यों आए? वो इसलिए क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट आता है लेकिन उसका जवाब नहीं लिखना आता, इसलिए बहुत सारे बच्चों के मार्क्स नहीं आते. शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर के जवाब कैसे लिखते हैं, पेपर पे लिखते कैसे, पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं. इसलिए तो हमारी रिवीजन बैच आई हुई है. रिवीजन बैच में हम आपको सिखाते हैं कि जवाब कैसे लिखते हैं, पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं. ये कोई नहीं सिखाता आपको पूरे पाकिस्तान में. और साथ में हम आपको 3 गेस्ट पेपर देते हैं जिससे हमारा आधे से ज़्यादा 70% पेपर तो लग ही जाता है. तो इसलिए तो हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% से ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं. तो अगर आप हमारी रिवीजन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज़्यादा मार्क्स आएँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं. पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी है यहाँ पे. 800 रुपये आपने ये दे दिए, 2 महीने हम आपको A to Z सारी तैयारी करा लेंगे. और अगर आप सारे सब्जेक्ट्स के लेना चाहते हैं तो ये 3000 रुपये होंगे 7 सब्जेक्ट्स के. तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लें, हम आपको रिवीजन बैच में ऐड कर लेंगे और आपको सिखाएंगे कि बोर्ड में टॉप कैसे करते हैं.